दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल अफजल LLB को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लूट की कि लूट क्या है, लूट पर पुलिस और कोर्ट किस तरह से कार्रवाई करते हैं, लूट के मामले में क्या कानून और क्या सज़ा है। ये सारा कुछ इस वीडियो में आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लूट की कि लूट किसे कहते हैं। लूट को आसान भाषा में समझने के लिए आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि या तो एक या फिर मैक्सिमम 4 लोग मिलकर आपसी सहमति से किसी को डरा कर, धमका कर या फिर चोट पहुंचा कर किसी की संपत्ति, किसी का माल छीनते हैं तो उसे लूट कहा जाता है। अगर कोई लूट की शिकायत किसी भी थाने में जाकर के की जाती है तो पुलिस फ़ौरन उस शिकायती की शिकायत पर FIR दर्ज करती है, जो कि IPC की धारा 392, 393 और 394 के तहत हो सकती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। अगर पुलिस को कोई भी एविडेंस मिलता है, कोई भी साक्ष्य मिलता है, तो उसके बाद पुलिस उस एक्यूज़्ड की तलाशी में निकल जाती है या फिर उस एक्यूज़्ड को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है 24 घंटे के अंदर, जहां से उसका जेल का वारंट बनता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद कार्रवाई अलग हो जाती है कि अगर मान लीजिए कि एक्यूज़्ड अपनी ज़मानत के लिए फिर लॉयर वगैरह करता है और मे बी वो अपनी अगर ज़मानत करा लेता है तो वेरी गुड, अगर नहीं कराता है तो वो जेल में ही रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि पुलिस उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करके अपनी एक फ़ाइनल रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को जो भी सर्कल ऑफिसर होता है, जो भी थाने से अपर अधिकारी होता है, CO, उसके पास वो फाइनल रिपोर्ट भेज दी जाती है। CO के यहाँ से ये फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में भेज दी जाती है, जो कि CRPC की धारा 173 के तहत कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल होती है, जो कि चार्जशीट के रूप में लगती है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद अगर एक्यूज्ड पर्सन इससे पहले अपनी ज़मानत कराने में कामयाब हो गया है या फिर कोर्ट में चार्जशीट लग चुकी है और अब एक्यूज्ड ने अगर अपनी ज़मानत करा ली है तो उसके बाद एक तारीख तय की जाती है और कोर्ट में अगली तारीख पर बुलाया जाता है कि आप आइए, कोर्ट में चार्ज बनेगा। तो आप सभी जो जितने भी एक्यूज्ड हैं, 2 या 3 या 4 लोग, तो सारे कोर्ट जाएंगे और तब उन पर चार्ज तय किया जाएगा। ये चीज़ क्लियर। दूसरी बात यह है कि अगर एक्यूज्ड की ज़मानत हो नहीं पाई है अभी तक या अप्लाई ही नहीं किया है, कुल मिलाकर के अगर एक्यूज्ड अब भी जेल में है तो उस कंडीशन में कोर्ट से एक्यूज्ड को जेल से तलब कर लिया जाएगा। कोर्ट उन एक्यूज्ड को जेल से तलब कर लेगा और जब वो कोर्ट में होंगे तभी उन पे चार्ज फ्रेम किया जाएगा, चार्ज तय किया जाएगा। चार्ज तय होने के बाद कोर्ट में प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज आती है। यहाँ पर जो भी एविडेंस हैं, जो भी विटनेस गवाह हैं, उनकी कोर्ट में गवाही होती है। अगर अपोजिशन पक्ष, जो भी एक्यूज्ड वाला पक्ष है, उसका वकील अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है, उन गवाहों से गवाहों की परीक्षा लेना चाहता है, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो री एग्जामिनेशन हो सकता है। उसके बाद जो भी एक्यूज्ड हैं उनका 313 का बयान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो अपना जुर्म इकबाल करते हैं तो फाइल को जजमेंट में लगा दिया जाता है। उनको जो भी सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दे दिया जाता है, उनको फिर जेल भेज दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि जो एक्यूज़ हैं 313 के बयान में अपना जुर्म इकबाल नहीं करते हैं और वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में फ़ाइल को डिफेंस एविडेंस में लगा दिया जाता है। डिफेंस एविडेंस की इस स्टेज पर अभियुक्त पक्ष की तरफ से कोर्ट में एक्यूज्ड की फेवर में एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं, गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं। वो बताते हैं कि इस समय ये उस जगह पे नहीं था, ये तो हमारे साथ था, उस समय हम यहाँ पर सफ़र कर रहे थे या फिर इस समय हम इस यहाँ पर थे। तो वो उससे संबंधित सबूत और जो भी उनके बयान होते हैं वो कराए जाते हैं, जिसको हम एग्ज़ामिनेशन चीफ बोलते हैं। लेकिन अब अगर जो प्रोसिक्यूशन का जो लॉयर है, अभियोजन पक्ष की तरफ से जो लॉयर है, अगर उनसे वो क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है। ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट की परमिशन से री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, कोई डाउट्स रह गए हैं, तो वो उसका री एग्जामिनेशन हो सकता है। उसके बाद फाइल को लगा दिया जाता है आर्गूमेंट में। ठीक है, वकील उस समय जिरह करते हैं। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट में लगा दी जाती है।
तो फाइनल आर्गूमेंट होता है। यहाँ पर सारा कुछ डिसाइड हो जाता है कि कौन आरोपी है और उसके बाद फाइल को जजमेंट में लगा दिया जाता है। सारा कुछ पता लग जाता है, जनरली लॉयर को पता चल जाता है, लेकिन कोर्ट इसके लिए एक अलग तारीख देता है और उस तारीख पर वो अपना जजमेंट देता है। अगर मान लीजिए कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 392 के तहत आरोप साबित होता है, अगर उसने लूट की है, तो ऐसे मामले में उसे 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर आरोपी पर आईपीसी की धारा 393 के तहत आरोप साबित होता है, उसने इस तरह का अपराध करने की कोशिश की है, लूट करने की कोशिश की है, तो ऐसे मामले में उसे 7 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर आरोपी ने लूट करने के प्रयत्न में या फिर लूट करते समय जानबूझकर के किसी को चोट पहुंचाई है और ऐसे मामले में उस पर आईपीसी की धारा 394 के तहत आरोप साबित होता है, तो उसे आजीवन कारावास तक की सज़ा या फिर 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और प्लस जुर्माना हो सकता है। तो ये था पूरा कानून। इस तरह से आरोपी पर इस तरह से कार्रवाई होती है और ये पनिशमेंट मिलता है। और इससे भी कुछ अलग फैक्ट्स हैं जो कि अगर इस तरह का कोई लूट का केस लगता है तो वो भी केस ठुक जाते हैं आरोपी पर और पुलिस की नज़र में भी उसकी एक बैड इमेज बन जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में और कौन कौन से केस हो सकते हैं उस एक्यूज़्ड पर, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस तरह के केसों से जहां तक हो सके बचे। ये ऐसे केस हैं जो आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।